वेनेजुएला। अच्छा, जब ये नाम सुनते हैं तो अक्सर ख्याल आता है तेल का, सोने का, हीरों का, मतलब बेशुमार दौलत का। हम बिल्कुल एक खजानों से भरा देश लगता है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो एक अलग ही कहानी कहती है। इस चमक के पीछे असल में खून है, लालच है और तबाही भी। सही कहा। और आज हम इन्हीं स्रोतों को देख रहे हैं। खासकर एक रिपोर्ट है, वेनेजुएला हीरो का काला सच। इसके आधार पर हम वेनेजुएला के हीरा खनन की असलियत समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि इस चमकदार इंडस्ट्री के पीछे वो कौन सा अंधेरा है जिसे लोग मतलब अक्सर देख नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जानकारी के मुताबिक ये खनन ज्यादातर गुयाना क्षेत्र में होता है, खासकर बोलीवर राज्य में। हाँ बिल्कुल, बोलीवर राज्य इसका केंद्र है। और शुरुआत हुई थी देखिए 20वीं सदी के बीच में, काफी छोटे स्केल पर। अच्छा, पहले इतना बड़ा नहीं था। नहीं नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये फैला, संगठित तरीके से भी, और जो ज्यादा चिंता की बात है वो अवैध तरीके से भी। अवैध खनन मतलब ये सरकार की नजर से बचकर होता होगा? हाँ बिल्कुल, घने जंगलों में गुप्त कैंप लगाकर, ऐसी जगह जहां पहुंचना भी मुश्किल हो। और इन कैंपों को चलाते कौन है? रिपोर्ट्स में कुछ लॉस बैंडिडोज या वाइल्ड कैट माइनर्स का जिक्र है। हाँ, ये वही लोग हैं, वाइल्ड कैट माइनर्स। ये लोग क्या करते हैं कि बिना किसी इजाजत के जंगल साफ कर देते हैं, नदियों में पारा जैसी खतरनाक चीजें मिला देते हैं खनन के लिए। पारा? वो तो बहुत जहरीला होता है। बहुत ज्यादा। और मामला सिर्फ पर्यावरण तक नहीं है, इन इलाकों पर अक्सर हथियारबंद गिरोहों का कब्जा होता है। यूएन ने भी इन जगहों को संघर्ष क्षेत्र जैसा माना है। ओह, मानवाधिकारों का उल्लंघन तो वहां आम बात है। ये सिर्फ माइनिंग नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है। और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि इस खनन से जो पैसा आता है वो अवैध हथियारों, ड्रग्स और यहाँ तक कि राजनीतिक भ्रष्टाचार में भी इस्तेमाल होता है, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं। हाँ, ये एक दुष्चक्र बन गया है। और इस चक्र में सबसे ज्यादा पिस कौन रहा है? शायद वो लोग जो वहां काम करते हैं। बिल्कुल, खदान कर्मी। सबसे दुखद पहलू यही है, कई लोगों को, यहां तक कि बच्चों को, बहुत छोटी उम्र में इस काम में धकेल दिया जाता है, मजबूरी में। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जो हालात बताए गए हैं वो तो डरावने हैं। जबरन मजदूरी, गुलामी जैसे हालात, महिलाओं का शोषण, बच्चों से काम करवाना, स्वास्थ्य का तो कोई ध्यान ही नहीं। हाँ, एक रिपोर्ट में एक 17 साल के लड़के का अनुभव बताया गया है। वो बताता है कि कैसे दिन में 12-12 घंटे खटने के बाद गिरोह के लोग आते हैं और सारे हीरे छीन लेते हैं। और बदले में या तो थोड़े से पैसे मिलते हैं, या कई बार वो भी नहीं, बस मारपीट। हे भगवान, ये तो दिल दहलाने वाला है। ये इस इंडस्ट्री की वो सच्चाई है जो चमक के पीछे छिप जाती है। और इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो भी भयानक है। हाँ, खासकर इसलिए कि ये अमेज़न बायोस्फीयर रिजर्व जैसे अहम इलाके में हो रहा है ना। बिल्कुल। सोचिए, कितने बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन खराब हो रही है, और जैसा मैंने कहा, पारा जैसी जहरीली चीजें सीधे नदियों में जा रही हैं। इसका असर तो फिर वहाँ के वन्य जीवों पर भी पड़ता होगा। पड़ता ही है। और सिर्फ वन्य जीवों पर नहीं, वहां सदियों से रह रहे आदिवासी समुदायों पर भी। उनका पानी जहरीला हो रहा है, उनके जंगल उजड़ रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं, उनकी पूरी संस्कृति, उनके जीने के तरीके का विनाश है। तो क्या क्या इसे रोकने या सुधारने के लिए कुछ हो रहा है सरकार की तरफ से? स्रोतों में एक आर्को मिनेरो योजना का जिक्र है। हाँ, सरकार ने एक योजना शुरू की थी, आर्को मिनेरो। कोशिश थी कि खनन को रेगुलराइज किया जाए, मतलब सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। तो उससे कुछ फर्क पड़ा? देखिए, एनजीओज और कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि जमीनी हकीकत यह है कि ये योजना भी उन्हीं अवैध नेटवर्क्स के असर में आ गई है। मतलब समस्या इतनी गहरी है कि एक योजना से शायद हल नहीं हो पा रही। तो ये हमें एक बुनियादी सवाल पर ले आता है जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी कहीं ना कहीं है। क्या इस तरह का विकास जो अपने साथ इतना विनाश लेकर आए वो कभी टिकाऊ हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां हीरे की चमक इंसान और प्रकृति दोनों के लिए फीकी ना पड़े? यही सबसे मुश्किल पहेली है। वेनेजुएला के जंगलों की ये कहानी सिर्फ हीरों की नहीं है, ये इंसानियत और प्रकृति के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए और दुखद संघर्ष की कहानी है। और ये सब जानने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती है, शायद हम सब के लिए, कि जब हम कोई चमकदार पत्थर खरीदते हैं तो क्या हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए कि ये कहाँ से आया है, इसकी असली कीमत किसने और कैसे चुकाई है? क्या चमक हमेशा उस कीमत से ज्यादा जरूरी होती है?